चलिए बच्चे लोग स्टार्ट करते हैं ना। हम लोग पढ़ रहे थे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन और हम लोगों ने न्यूटन्स का फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तीनों लॉ कंप्लीट कर लिया था, कर लिए थे ना। ठीक है, आगे आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखिए न्यूटन्स के सेकेंड लॉ को हम लोग न्यूटन्स रियल लॉ ऑफ मोशन बोलते हैं। ठीक है, न्यूटन्स के सेकेंड लॉ को क्या बोलते हैं? रियल लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज नोन एज रियल लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स सेकेंड लॉ of motion is known as real law of motion। पता है क्यों? न्यूटन के सेकेंड लॉ को हम लोग रियल लॉ ऑफ मोशन क्यों बोलते हैं? ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है बहुत जोर कि व्हाई न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज नोन एज रियल लॉ ऑफ मोशन। सुनेंगे अब, है ना। न्यूटन्स के सेकेंड लॉ को हम लोग रियल लॉ ऑफ मोशन इस वजह से बोलते हैं क्योंकि हम न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ और न्यूटन्स का थर्ड लॉ दोनों किसके हेल्प से डिराइव कर सकते हैं? न्यूटन्स के सेकेंड लॉ के हेल्प से डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, आप न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ दोनों किससे बना सकते हैं? न्यूटन्स के सेकेंड लॉ से। इसी वजह से न्यूटन्स के सेकेंड लॉ को क्या बोला जाता है? न्यूटन्स रियल लॉ ऑफ मोशन। लिखेंगे, पहले हेडिंग में डालिए इसको। Newton's second law of motion is known as real law of motion. Newton's second law of motion is known as real law of motion. Newton's second law of motion is known as real law of motion. Newton's second law of motion is known as real law of motion. ठीक है, इसमें लिखेंगे this is because Newton's first law, this is because Newton's first law and third law both can be obtained from Newton's second law. Both can be obtained from Newton's second law. Both can be obtained from Newton's second law. है ना। सुनेंगे इधर अब। तो अगर ऐसा है तो कैसे है? तो सबसे पहले हम देखेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन फ्रॉम सेकेंड लॉ। अब आप में से कोई मुझे बता सकता है कि न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? लॉ ऑफ इनर्शिया की जानकारी देता, मतलब कोई बॉडी रुका हुआ है तो रुका हुआ रहेगा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से स्ट्रेट पाथ में चल रहा तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से स्ट्रेट पाथ में चलता रहेगा। कब तक? जब तक बाहर से कोई फोर्स ना लगे, मतलब एक्सटर्नल फोर्स कितना हो? जीरो हो। एक्सटर्नल फोर्स कितना हो? जीरो हो। हाँ या ना। अब देखिए इसका मतलब ये है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगा या फिर जीरो होगा, है ना। ये चीज हम न्यूटन्स के सेकेंड लॉ से क्या कर सकते हैं? प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, देखेंगे हम लोग जानते हैं फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ, फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ, न्यूटन्स के सेकेंड लॉ से F इज इक्वल टू क्या होता है? dp बाई dt होता है। अगर हम कोई बाहर से फोर्स ही नहीं लगा रहे हैं, मतलब एक्सटर्नल फोर्स कितना? जीरो। न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ कब काम करता है? जब एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स कितना है? जीरो है। एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, मतलब dp बाई dt का वैल्यू कितना है? जीरो। अच्छा बच्चों, ये जो लीनियर मोमेंटम है p के क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी, यही ना होता है यार। p को हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर मोमेंटम ना बोलते हैं। और लीनियर मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। देयरफॉर ये p को यहां अगर हम रख दे तो d बाई डी टी ऑफ m इंटू वी, दिस इज इक्वल टू कितना? जीरो। m को बाहर निकाल देते हैं, ये कांस्टेंट है, तो ये क्या आ जाएगा? dv बाई dt।
इक्वल टू कितना, 0। अब आगे सुनेंगे, है ना। ये बता रहा है ये इक्वेशन कि या तो मास 0 है या फिर dv बाई dt 0 है, क्योंकि दो नंबर का प्रोडक्ट अगर 0 आ रहा है तो दोनों में से कोई एक तो 0 होगा तभी आ रहा है। नहीं समझे बात। अरे हमको अगर प्रोडक्ट मिल रहा है 0 तो कितना इंटू करेंगे तो 0 मिलेगा, 0 × 8 करेंगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा ना। नहीं समझे बात, समझ में आया। तो अगर दो नंबर का प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, होगा या नहीं होगा, होगा। तो यहां पे इधर इधर m इक्वल टू 0 नॉट पॉसिबल। क्या लगता है किसी बॉडी का मास 0 हो सकता है बाबू, हाँ। कोई अगर बॉडी है तो उसका मास होगा ना, ऐसा ना कि मास 0 हो जाएगा। नहीं समझे बात। एक इलेक्ट्रॉन ही है, उसका मास तो है ना कुछ, ठीक है। तो अगर बॉडी है मतलब उसका मास 0 नहीं होगा, तो m इक्वल टू 0 ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, नॉट पॉसिबल। तो अगर ये पॉसिबल नहीं है इसका मतलब क्या है कि dv बाई dt का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। d बाई डी क्या रिप्रेजेंट करता है, डिफरेंशिएशन। किसका डिफरेंशिएशन, किसके रेस्पेक्ट में, कितना आया, डिफरेंशिएशन 0 आया ना। किसका डिफरेंशिएशन 0 होता है बच्चों, कांस्टेंट का। मतलब यहां पे वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। देखिए अगर फोर्स 0 है तो वेलोसिटी कांस्टेंट आ गया है, आ गया है ना। ये हम किसके हेल्प से निकाले हैं, न्यूटन्स के सेकंड लॉ के हेल्प से, ठीक है। और कल मैंने आप लोगों को डेराइव करके सिखाया था न्यूटन्स का थर्ड लॉ डेराइव करना, किए थे ना। वहां पे भी हमने किसका इस्तेमाल किया था, न्यूटन्स के सेकंड लॉ, ठीक है। पहले इसको कॉपी कीजिए तब फिर वो बताएंगे। हो गया बच्चे लोग, आगे बढ़े। तो हमने न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ को डेराइव किया सेकंड लॉ से। इसके बाद है न्यूटन्स थर्ड लॉ फ्रॉम सेकंड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन फ्रॉम सेकंड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन फ्रॉम सेकंड लॉ। कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था कि मान लीजिए कि दो बॉडी है, ये दोनों बॉडी आया और अपने से आके टकराया, है ना। तो इस बॉडी के ऊपर ये फोर्स लगाएगा और इस बॉडी के ऊपर ये फोर्स लगाएगा, पढ़ाए थे ना, है ना।
ये फोर्स लगाया तो मान लीजिए इसको एक्शन बोले, तो ये जो फोर्स इस पर लगाएगा ये क्या होगा, रिएक्शन होगा। और न्यूटन्स का थर्ड लॉ क्या बोलता है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। कल इसका डेरिवेशन ही बताए थे आप लोगों को, हाँ या ना। वही सेम डेरिवेशन हम लोग को यहाँ पे अभी एक बार फिर से करना है, ठीक है। देखिए मान लेते हैं कि मेरे पास दो बॉडी है, एक बॉडी ये है ए, एक बॉडी ये है बी। ये बॉडी है ए, ये बॉडी है बी, ठीक है। सुनेंगे आगे, ये दोनों बॉडी आया और आके ऐसे टकराया, ठीक है। तो बॉडी ए के ऊपर एक फोर्स लगेगा इधर, जिसको हम एफ ए बी बोलते हैं, और बॉडी बी के ऊपर एक फोर्स लगेगा इधर, जिसको हम एफ बी ए बोलते हैं, है ना। ये है एफ ए बी, मतलब फोर्स एक्टिंग ऑन ए, किसके वजह से, बी के वजह से। और इसको हम लोग बोलते हैं एफ बी ए, मतलब फोर्स एक्टिंग ऑन बी ड्यू टू ए। मान लेते हैं ए का जो लीनियर मोमेंटम है वो कितना से चेंज किया है, डीपीए से, और बी का जो लीनियर मोमेंटम है ये कितने से चेंज किया है, डीपीबी से। और यहाँ पे जो टाइम है वो टाइम कितना लगा है, dt लगा है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए एफ ए बी क्या है, तो आप क्या बोलते हैं, फोर्स एक्टिंग ऑन ए ड्यू टू बी, फोर्स एक्टिंग ऑन ए ड्यू टू बी। आपसे पूछा जाए एफ बी ए क्या है, तो आप क्या बोलते हैं, फोर्स एक्टिंग ऑन बी, किसके वजह से, ड्यू टू ए। डी पी ए क्या है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ ए, चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ ए। डीपीबी क्या है बच्चों, चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ बी। इन टाइम कितना था, इन टाइम dt, इन टाइम कितना, dt। अब देखिए यहाँ पे तो कोई बाहरी फोर्स नहीं लग रहा है, और मैंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में बताया था कि अगर बाहर से कोई फोर्स नहीं लगेगा तो वहां पे लीनियर मोमेंटम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये पढ़ाए थे ना कल के क्लास में। और अगर लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट है तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम कितना होगा, कोई वैल्यू अगर कांस्टेंट है तो उसका चेंज निकालेंगे तो कितना आएगा, जीरो आएगा। पहले भी 100 रुपए था आपके पॉकेट में, बाद में भी 100 ही रुपए है, तो चेंज कितने का हुआ, जीरो का। तो कोई चीज अगर कांस्टेंट है तो उसका चेंज कितना आता है, जीरो। तो यहाँ पे हम बोलेंगे फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से हम क्या लिख सकते हैं, dpa प्लस dpb, दिस इज इक्वल टू कितना, जीरो। इसको उधर भेज देंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा dpa वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ dpb वेक्टर, दोनों साइड dt से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। डिवाइडिंग बोथ साइड बाई dt, डिवाइड कीजिए, क्या आ जाएगा, dpa बाई dt इज इक्वल टू माइनस ऑफ dpb बाई dt। और चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बाई dt, ये क्या बता रहा है, ये फ्रॉम सेकेंड लॉ, फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन्स के सेकेंड लॉ से dpa बाई dt, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम है, ये किसके बराबर होता है, फोर्स के। और ए के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, एफ ए बी, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, एफ ए बी इक्वल टू माइनस ऑफ dpb बाई dt, ये क्या है, ये रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम है, किसका, बी का। इसके ऊपर कितना फोर्स लगा है, एफ बी ए। तो यहाँ पे हमने देखा कि एफ ए बी जो है ये किसके बराबर है, माइनस ऑफ एफ बी ए के बराबर है। इसका मतलब ये है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। और यही बात हमको कौन बोलता है, न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बोलता है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड
ऑपोजिट रिएक्शन। तो हमने न्यूटन्स के सेकेंड लॉ, फर्स्ट लॉ को भी सेकेंड लॉ से डिराइव किया था, और न्यूटन के थर्ड लॉ को भी हमने किसके हेल्प से डिराइव किया है? सेकेंड लॉ से। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? न्यूटन्स रियल लॉ ऑफ मोशन बोलते हैं। स्कूल के एग्जाम में बहुत आता है ये सवाल, ठीक है, याद रहेगा। एग्जाम में आएगा तो बना के आएंगे, बनाएंगे ना, कॉपी कीजिए इसको। सारे वीडियोस अपलोड कर दिए गए हैं, जिसका कुछ बचा हुआ होगा तो आप लोग उसको कंप्लीट करेंगे। हो गया बच्चे लोग? न्यूटन्स के सेकेंड लॉ को हम लोग रियल लॉ ऑफ मोशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम लोग न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ और न्यूटन्स का थर्ड लॉ दोनों ऑब्टेन कर सकते हैं। किससे? न्यूटन्स के सेकेंड लॉ से, है ना। चलिए आगे बढ़े। आगे हम लोगों को पढ़ना है यूनिट ऑफ फोर्स। क्या पढ़ना है बच्चों? यूनिट ऑफ
फोर्स, फोर्स का यूनिट इसमें सबसे पहला पढ़ना है एब्सोल्यूट यूनिट, एब्सोल्यूट यूनिट। एब्सोल्यूट यूनिट में दो आता है, पहले वाले का नाम है एसआई यूनिट। क्या आप जानते हैं फोर्स का एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन, है ना। हमसे पूछा जाता है डिफाइन कीजिए 1 न्यूटन को, ठीक है। मान लीजिए एक बॉडी है जिसका मास 1 kg है, आपने इसके ऊपर फोर्स लगाया और इसमें एक्सेलरेशन कितना आ गया? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। तो अगर हम आपसे पूछेंगे कितना फोर्स लगा तो आप क्या बोलेंगे? सर F इज इक्वल टू क्या होता है? M इंटू ए। M का वैल्यू कितना है? 1 kg। A का वैल्यू कितना है? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना आ जाएगा ये? 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही हम क्या बोलते हैं? न्यूटन बोलते हैं, हाँ या ना। तो अब हमको बोला जाएगा डिफाइन कीजिए 1 न्यूटन को, तो हम बोल सकते हैं क्या कि 1 न्यूटन फोर्स वो फोर्स है जो 1 kg के मास पे लगेगा तो कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 kg के मास के ऊपर आपने फोर्स लगाया और वो फोर्स की वजह से कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो आपका जो फोर्स है उसका वैल्यू क्या होगा? 1 न्यूटन, ठीक है, लिखेंगे। पहले कॉपी कीजिए, जल्दी जल्दी। हो गया? लिखिए डिफाइन 1 न्यूटन, डिफाइन 1 न्यूटन, डिफाइन 1 न्यूटन। लिखेंगे इसमें 1 न्यूटन फोर्स इज दैट फोर्स, 1 न्यूटन फोर्स इज दैट फोर्स, 1 न्यूटन फोर्स इज दैट फोर्स which 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 when act which when act on a body, which when act on a body of mass, which when act on a body of mass 1 kg, act on a body of mass 1 kg, produces an acceleration of, produces an acceleration of 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, produces an acceleration of 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये पहला था एब्सोल्यूट यूनिट में, ये पहला था। एब्सोल्यूट यूनिट में दूसरा है सीजीएस यूनिट। फोर्स का सीजीएस यूनिट क्या होता है बच्चों? क्या होता है? डाइन बोलते हैं, है ना। सुनेंगे, मान लीजिए आपके पास 1 ग्राम है मास, आपने उस पर फोर्स लगाया, उसमें एक्सेलरेशन आया कितने का? 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर का। तो अगर हम आपसे पूछेंगे फोर्स कितना है तो आप क्या बोलेंगे? F इक्वल टू एम ए। एम का वैल्यू है 1 ग्राम और ए का वैल्यू है 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा? 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? डाइन बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए 1 डाइन क्या है, व्हाट इज 1 डाइन, क्या बोलेंगे? 1 डाइन फोर्स वो फोर्स है जो 1 ग्राम के मास पे लगेगा तो कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा? 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर पे, यही है ना।
वन डाइन फोर्स वो फोर्स है जो कि 1 ग्राम मास पे लगेगा तो कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, लिखेंगे, कॉपी कीजिए इसको। हो गया, लिखेंगे, कॉपी करनी है यहाँ तक। लिखे, डिफाइन वन डाइन, डिफाइन वन डाइन, लिखेंगे, वन डाइन फोर्स इज दैट फोर्स, one dyne force is that force, one dyne force is that force which when act when act on a body, which when act on a body of mass 1 gram, of mass 1 gram, produces an acceleration of produces an acceleration of produces an acceleration of 1 centimeter per second square, produces an acceleration of 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमने पहला पढ़ लिया फोर्स का एब्सोल्यूट यूनिट। ठीक है, इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है फोर्स का ग्रेविटेशनल यूनिट, ग्रेविटेशनल यूनिट। तो एब्सोल्यूट यूनिट में कितना, 2 यूनिट है, एक एसआई यूनिट और एक सीजीएस यूनिट। एसआई यूनिट फोर्स का क्या है, न्यूटन है, और एसआई यूनिट सॉरी सीजीएस यूनिट फोर्स का क्या है, डाइन, याद रहेगा। इसके बाद आता है ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स का ग्रेविटेशनल यूनिट जो पहला है इसको हम बोलते हैं किलोग्राम फोर्स, किलोग्राम फोर्स, जिसको आप लोग केजीएफ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केजीएफ, किलोग्राम फोर्स। ठीक है, देखें केजीएफ, हाँ अब पढ़ेंगे केजीएफ, है ना। हाँ, मान लीजिए एक बॉडी है मेरे पास जिसका मास कितना है, 1 kg है। ठीक है, इसमें आपने एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया है कितने का, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। ठीक है, कितने का एक्सेलरेशन, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। तो अगर हम आपको ये बोले कि बताइए कितना फोर्स लग रहा होगा यहाँ पे, तो आप क्या बोलेंगे, F इक्वल टू क्या होता है, ma, मास बोले तो 1 kg और एक्सेलरेशन बोले तो 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा, 9.8 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर को आप लोग क्या बोलते हैं, न्यूटन। तो ये 9.8 न्यूटन आ गया, और इस 9.8 न्यूटन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, 1 kgf। समझ में आया। तो 1 kgf क्या है, 1 kgf ये बराबर है 9.8 न्यूटन के, याद रहेगा, हाँ या ना। तो अगर कोई पूछेगा डिफाइन 1 kgf तो क्या बोलेंगे, 1 किलोग्राम फोर्स वो फोर्स है जो 1 kg मास पे लगेगा तो कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है, कॉपी कीजिए। जल्दी कॉपी करेंगे, फास्ट।
लिखेंगे डिफाइन 1 kgf, define 1 kgf लिखेंगे 1 kilogram force is that force, 1 kilogram force is that force, 1 kilogram force is that force which when act on a body, which when act on a body of mass 1 kg, of mass 1 kg, of mass 1 kg, produces an acceleration of, produces an acceleration of, produces an acceleration of 9.8 meter per second square, produces an acceleration of 9.8 meter per second square. ठीक है, इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है इसमें ग्राम फोर्स, 1 ग्राम फोर्स मतलब 1 GF। ठीक है, मान लीजिए आपके पास मास है 1 ग्राम। ठीक है, इस मास पे आपने फोर्स लगाया जिसकी वजह से इसके पास एक्सेलरेशन आ गया 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना एक्सेलरेशन आ गया? 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर हम आपसे पूछे कितना फोर्स लगेगा तो आप क्या बोलेंगे? सर F इक्वल टू क्या होता है? MA। M बोले तो 1 ग्राम और A बोले तो 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा? F इज इक्वल टू 980 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को क्या बोलते हैं आप? डाइन बोलते हैं। अब देखिए ये जो 980 डाइन है ना, इसी को 1 GF बोलते हैं। याद रखेंगे कि 1 GF जो है ये 980 डाइन के बराबर होती है। समझ में आया बात? हाँ या ना? 1 GF कितने डाइन के बराबर? हाँ, तो सावधान रहें, सतर्क रहें। अगर कोई आपसे पूछे कि डिफाइन 1 GF क्या, हाँ तो प्रूफ करके भी दिखा दे रहे बाबू। कोई बोले डिफाइन 1 GF, बोल देना है कि 1 ग्राम फोर्स वो फोर्स है जो 1 ग्राम मास पे लगे तो कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा? 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, हो गया। देखिए डिफाइन 1 GF लिखेंगे, लिखेंगे 1 ग्राम फोर्स इज दैट फोर्स, 1 ग्राम फोर्स is that force, is that force which when act, which when act on a body, which when act on a body of mass 1 gram, which when act on a body of mass 1 gram produces an acceleration of, produces an acceleration of 980 centimeter per second square, produces an acceleration of 980 centimeter per second square। हो गया क्या? एक्सेलरेशन ऑफ 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर ना। ठीक है,
आगे इसके बाद हम लोग को पढ़ना है बच्चों कॉन्करेंट फोर्सेस। क्या पढ़ना है? कॉन्करेंट फोर्सेस। देखिए, अगर किसी बॉडी पे दो या दो से ज्यादा फोर्स एक साथ काम करेगा तो इसको हम बोलेंगे कॉन्करेंट फोर्सेस। क्या बोलेंगे? अगर किसी बॉडी पे दो या दो से ज्यादा फोर्स एक साथ काम करेगा, अंग्रेजी में बोलते हैं साइमल्टेनियसली। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? साइमल्टेनियसली। तो इफ टू और मोर फोर्सेस आर एक्टिंग एट अ पॉइंट साइमल्टेनियसली, किसी भी एक पॉइंट पे दो या दो से ज्यादा फोर्स एक साथ काम करेगा तो उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे? कॉन्करेंट फोर्सेस बोलेंगे। याद रहेगा? क्या बोले? किसी भी एक पॉइंट पे दो या दो से ज्यादा फोर्स एक साथ काम करेगा तो वो क्या कहलाएगा? कॉन्करेंट फोर्सेस। लिखेंगे लिखेंगे इफ टू और मोर फोर्सेस, if two or more forces are acting at a point, if two or more forces are acting at a point, are acting at a point simultaneously, 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 then they are known as, then they are known as concurrent forces, then they are known as concurrent forces, then they are known as concurrent forces। डायग्राम बना लीजिए।